नमस्कार, वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का। तो चैप्टर 8 का रिवीजन करेंगे इस वीडियो में। चैप्टर 6 तक हम रिवीजन कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 पूरे 6 चैप्टर का रिवीजन कर चुके हैं। ये 8वें चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। 7वें चैप्टर का रिवीजन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो चैप्टर बड़ा है। उसका रिवीजन करने में बीच में कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा और उसमें लगभग 3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। और 3 घंटे बहुत ज़्यादा होता है, इतना आप देख भी नहीं पाओगे। इसीलिए मैंने सोचा कि चैप्टर 8 का वीडियो बनाया जाए, क्योंकि चैप्टर 8 छोटा चैप्टर है, बहुत से टॉपिक हटा दिए हैं, तो पूरा अपना ये 50-60 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर का रिवाइज हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। बस इस रिवीजन वीडियो को देखोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें फिर से दिमाग में आ जाएगी। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकल गया है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ये तो है नहीं कि यार दिमाग इतना तो मजबूत है नहीं कि भाई आज पढ़ लिया तो हमेशा के लिए याद होगा। नहीं, 2 या 3 या 4 या 5 या 10 या 15 दिन बस मैक्सिमम। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा वो कॉन्सेप्ट निकलता जाता है, तो वो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है ना। वो मदद यहाँ से मिल जाएगी, तो मदद ही मदद मिलने वाली है। पूरा बेनिफिट है आपको इस चैनल से जुड़ने पे, तो चैनल से जुड़े रहो। और आरबीएससी वाले तो स्पेशली भाई जुड़ो यहाँ से, आपको बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। क्लासेस के आपके जो हैं चैप्टर जो हैं उनके आपके लेक्चर यहाँ पे मिलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं बताता हूँ वो अक्सर एग्जाम में आते हैं, यहाँ पे प्रूफ भी पड़ा है। तो बहुत सा गाइडेंस आपको मिलेगा और बहुत सी हेल्प आपको मिलेगी। तो जुड़ते रहो, लाइक कमेंट शेयर ये सब चीज़ कर दिया करो, जिससे क्या हो कि भाई मेरा भी मोटिवेशन बने। शेयर ज़रूर किया करो, मोटिवेशन बनेगा तभी तो मैं वीडियो बना पाऊँगा, कुछ कर पाऊँगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण हिंदी में कहते हैं। ये चैप्टर है और इस चैप्टर में बस ये लगभग बहुत कम सिलेबस रहा है। अब तो लगभग सारे टॉपिक हटा दिए हैं, तो लगभग ये 10-12 में नहीं 7-8 टॉपिक हैं। इन 7-8 टॉपिक को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो 3 मार्क्स की यूनिट है, 3 मार्क्स आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। बने रहना मेरे साथ में। स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला जो टॉपिक दे रखा है वो है अपने सिलेबस में, वो है न्यूट्रल पॉइंट। क्या है? न्यूट्रल पॉइंट। हिंदी में कहते हैं इसे उदासीन बिंदु। क्या होता है न्यूट्रल पॉइंट? देखो, न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। क्या भाई? जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, उन पॉइंट्स को अपन क्या कह देते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। अब देखो, इसको डिफाइन किया गया है, डेफिनेशन बताई गई है। क्या बताई गई है? कि भाई अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये जैसे किसी प्लेस के ऊपर मैग्नेट के लिए अपन देख रहे हैं, तो वहां पे अर्थ का हो गया एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक जो आपके पास मैग्नेट ली है उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अगर बराबर हो जाते हैं, ठीक है, और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, तो उन पॉइंट्स पे अपने को बी नेट 0 मिलेगा। मतलब ये हो गया कि जैसे अगर बी एच इधर है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर है, और जैसे बार मैग्नेट है, बात करेंगे भी, क्लियर होगा क्या है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट इधर है, उसका बी इधर है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और ये दोनों इक्वल हो जाते हैं जिन पॉइंट्स पे। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण इक्वल है, इक्वल होने के कारण यहाँ पे नेट अपने को क्या मिलेगा भाई? 0। क्यों? ये इसको इधर गिर रहा है, ये इसको इधर कर रहा है, तो फाइनल में अपने को 0 मिलेगा, दोनों इक्वल है। क्लियर हो गया? ठीक, इसको अपन क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। जहां पे बी नेट 0 हो, बी एच बराबर बी हो, न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। अब देखो, यहाँ पे अपन 2 केसेस में देखने वाले हैं। 2 केस गिवन अपने यहाँ पे क्या क्या दे रखे हैं। देखो, ये केस बताऊं उससे पहले मैं थोड़ा बहुत बार मैग्नेट के बारे में बता देता हूँ। बार मैग्नेट क्या होती है कि इसको जब लटकाया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, कर देते हैं सस्पेंड इसको, ये लो भाई आपका सस्पेंडेशन यहाँ पे लागू हो गया है,
और ये NS नाम है, ACP NS, इनको सस्पेंड कर दिया है यहाँ पे। ठीक, जब इनको लटकाया जाता है तो होता क्या है, ये जो है चुंबक, इस चुंबक को लटकाया जाता है तो होता क्या है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुकती है। कौन से नॉर्थ साउथ? अरे अपने ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, इस डायरेक्शन में जाके रुकती है ये। तो जैसे ये रुक गई, ठीक, तो यहाँ पे बात करते हैं इन पोल्स को, इनको बोलते हैं पोल। जैसे ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इन पोल्स को मिलाने वाली जो एक्सिस होगी, जो लाइन होगी, उस लाइन को बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर? मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर और इनके सेंट्रल पॉइंट से होके जाने वाली जो लाइन होगी उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल एक्सिस, मैग्नेटिक इक्वेटोरियल एक्सिस। क्लियर ये बात भी? ठीक, ये दो बात क्लियर होती है। अब देखो तीसरी बात यहाँ पे और है, ये मैग्नेटिक एक्सिस जो है, इस मैग्नेटिक एक्सिस से पास होकर जाने वाला, इस मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला एक ऐसा प्लेन जो कि इसके परपेंडिकुलर है। किसके? इस मैग्नेटिक एक्सिस के। मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है, उस परपेंडिकुलर प्लेन को, ऊर्ध्वाधर तल को अपन कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर? मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। हिंदी में कहते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। क्लियर? चलो ये बात क्लियर होती है, बेसिक था, यहाँ पे थोड़ा बहुत जानना जरूरी था। चलो अब आगे बात करते हैं। देखो थोड़ी सी चीज़ और जान लेते हैं, थोड़ा सा और। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा बहुत है नहीं वैसे सिलेबस में, थोड़ा जान लेते हैं। जैसे ये N है, ये S है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर क्या होता है कि जैसे बात कर ले थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। हमें पता है पॉजिटिव जब चार्ज होता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाता है और नेगेटिव के कारण अंदर आता है। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल जो है वो पॉजिटिव चार्ज का काम करता है, साउथ पोल नेगेटिव चार्ज का काम करता है। तो दो पोल हो गए, मतलब ये क्या है? डाईपोल होता है। मैग्नेट क्या होता है? डाईपोल। तो यहाँ से क्या होगा भाई, नॉर्थ से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी क्योंकि ये प्लस का काम करता है। साउथ पे क्या करेंगे? इंटर, ये लो, ऐसा होता है। ये बाहर अपने को ऐसा दिखाई देता है। क्लियर हुआ? और अंदर भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो भी होती है। क्या होती है? साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड लूप बनाती है, क्लोज्ड फॉर्म में होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती है ऐसे। ये पता है आप सभी को भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होती है, क्लोज्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, तो जैसे ये गई अंदर तो साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ। ये थोड़ा बहुत जानना जरूरी है भाई। मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या यार? पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर? चलो अब आते हैं उन दो केसेस पे। पहला केस अपनी बुक में गिवन है कि जो अपने पास बार मैग्नेट है उसका, यहाँ पे थोड़ा मैं इसको मिटाता हूँ जिससे अच्छे से क्लियर हो। जो अपने पास बार मैग्नेट है, क्या बार मैग्नेट, उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर हो। क्या? उसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ज्योग्राफिकल नॉर्थ मतलब अपने अर्थ का नॉर्थ। ये है अर्थ का नॉर्थ और ये है अर्थ का साउथ। तो उस केस में न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे मिलते हैं ये जानना है। अभी एक बार के लिए मैं जैसे बताऊं अर्थ के लिए मैग्नेटिक फील्ड, वो मान लेना। आगे इसका एक टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म, वहां पे इससे मैग्नेटिक फील्ड को लेके डिस्कस करेंगे। एक बार के लिए मैं कह देता हूं कि भाई अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो साउथ से नॉर्थ होता है। क्या होता है? साउथ से नॉर्थ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, BH बोल देता हूं। ठीक, एक बार के लिए साउथ से नॉर्थ होता है। क्या होता है, कैसे होता है, बात करेंगे। ठीक, तो ये आप सभी को पता है, वैसे आप रिवीजन कर रहे हो तो आप पहले से पता है भाई क्यों होता है। ठीक, तो यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि बाहर अगर बार मैग्नेट की बात करते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है। ठीक, ऐसे ही होता है ना? यस सर, ऐसे ही होता है। और अंदर साउथ से नॉर्थ होता है, मतलब यहाँ से निकल रहा होता है और यहाँ पे अंदर आ रहा होता है। यहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ पे अंदर जाता है। क्लियर?
तो देखो हमने न्यूट्रल पॉइंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी कि B इज इक्वल टू बी एच, मतलब ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे दोनों के, अर्थ के और इसका, दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे पहली बात, और दोनों इक्वल होंगे। तो हम देखते हैं अपोजिट कहाँ पे हो सकते हैं। देखो यहाँ पे नॉर्थ से साउथ ऐसा आ रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, तो देखो यहाँ पे अपने को अपोजिट मिल सकता है क्योंकि ये इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है, तो अपने को एक न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे मिलता है, सिमिलरली एक न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे B इज इक्वल टू बी एच हो जाता है, B इज इक्वल टू बी एच हो जाता है। तो यहाँ पे दो न्यूट्रल पॉइंट अपने को मिल जाते हैं, किसमें, कैसे केस में, अरे कैसा केस है, केस ये है कि भाई जो बार मैग्नेट है उसको ऐसे लटका रखा है कि उसका जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर है। क्लियर, ये पहला केस था। दो अपने को न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं और इसको अपन कह सकते हैं भाई ये मैग्नेटिक इक्वेटोरियल लाइन है, वहां पे अपने को दो मिलते हैं। क्लियर। दूसरा केस क्या करते हैं, दूसरे केस में हम ये जो अपने पास बार मैग्नेट है इसको ऐसे व्यवस्थित करते हैं कि इसका जो साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर हो। क्या, साउथ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर हो। अब निकालते हैं, देखो यहां से नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, साउथ में इंटर, साउथ में अपने रजनीकांत, नॉर्थ से बाहर, नॉर्थ से बाहर निकलते हैं, साउथ में इंटर करते हैं। ठीक 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 ठीक, इंटर करते हैं, इंटर इंटर, ठीक 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 ठीक, आ गया, अरे आ गया आ गया आ गया आ गया। चलो 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 इधर देखो। तो यहाँ पे बात करें, देखो यहाँ पे तो अपने को मिलेंगे नहीं क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे मिल सकते हैं। देखो यहाँ पे अर्थ का ऐसे है और इसका ऐसे है, तो अपने को एक न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, अपोजिट है। एक न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है, क्लियर, अपोजिट है। भाई ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, इसका तो इधर आ रहा है और इसका इधर जा रहा है, तो दोनों कट करेंगे यहाँ पे, तो अपने को दो न्यूट्रल पॉइंट इस केस में मिल जाते हैं जो कि मैग्नेटिक एक्सिस पे होते हैं। क्लियर। ये था अपना न्यूट्रल पॉइंट का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था। पूछ सकता है न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, दो केस के अंदर किस प्रकार से न्यूट्रल पॉइंट निकाले जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखो अब अपना टॉपिक आता है अर्थ्स मैग्नेटिज्म, भू चुंबकत्व हिंदी में कहते हैं। क्या आता है, अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अरे डबल ई नहीं रे, EARTH, अर्थ्स मैग्नेटिज्म, भू चुंबकत्व हिंदी में कहते हैं। देखो होता क्या है, कहते हैं कि जो अर्थ है ना वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सर कैसे करता है, हमें तो पता ही नहीं है। अरे पता है, देखो कैसे, ये जो बार मैग्नेट है जब इसको अपन ऐसे लटकाते हैं तो ये नॉर्थ साउथ में जाके क्यों ठहरती है, अरे कुछ तो रीजन होगा ना। रीजन ये है कि वो एक मैग्नेट है, अर्थ अपना मैग्नेट है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसलिए। सर क्लियर नहीं होगा, क्लियर होगा, ठीक। पहला दूसरा रीजन ये है कि न्यूट्रल पॉइंट मिल रहे हैं अपने को। भाई न्यूट्रल पॉइंट क्यों मिल रहे हैं, न्यूट्रल पॉइंट क्यों मिल रहे हैं, अरे गोल ही नहीं बन रहा। न्यूट्रल पॉइंट क्यों मिल रहे हैं, मतलब B बराबर BH है, अर्थ का है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, तभी हो रहा है कि तभी न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, जैसे डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो चलो सर ये भी हो रहा है। दो अपने को ऐसे मोटे मोटे दिखते हैं एग्जाम्पल, जिनके थ्रू हम कह सकते हैं कि भाई अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सर करके दिखाओ कैसे कर रहे हैं। देखो क्या होता है कि ये अपना ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, NG कर देता हूं, और ये अपना ज्योग्राफिकल साउथ है। अब जैसे मैं बार मैग्नेट को लटकाता हूं तो होता क्या है कि वो नॉर्थ साउथ में जाके ठहरती है, ऐसे, ये नॉर्थ एंड साउथ। ऐसा क्यों होता है, देखो बताते हैं कि जो अर्थ है ना, अर्थ, इसमें एक मैग्नेट दबा हुआ है, बार मैग्नेट, लगता है कि ऐसे एक बार मैग्नेट दबा हुआ है, और जिधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उधर उस मैग्नेट का साउथ पोल है।
और जिधर ज्योग्राफिकल साउथ है उधर उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। क्लियर? तो क्या हुआ सर, समझ में नहीं है? अरे जब इसको इस प्रकार से लटकाते हैं तो जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है तो नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए ये इस डायरेक्शन में जाके ठहरता है। और ये यहाँ पे इसका साउथ है, साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे जाके ठहरता है। तो ऐसे जाके इसलिए ठहरता है, अट्रैक्शन होता है। तो अपने पास अपोजिट चार्ज हो गए, एक तरह से अपोजिट पोल हो गए, अपोजिट पोल में अट्रैक्शन होता है, इसलिए ये ऐसे जाके ठहरता है। तो हम कह सकते हैं भाई अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और वो भी कौन सा, बार मैग्नेट की तरह। भाई जिधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उधर अपना क्या है, ज्योग्राफिकल क्या आ गया, साउथ, सॉरी मैग्नेटिक साउथ, और जिधर ज्योग्राफिकल साउथ है उधर है मैग्नेटिक नॉर्थ। चलो ये थोड़ा क्लियर होता है, ठीक। अब देखो इसका एक और बताते हैं कि भाई जैसे क्या होता है कि जैसे मैग्नेट है ना, मैग्नेट ले लेते हैं या फिर नीडल लेते हैं, मैग्नेटिक नीडल, वो क्या होती है कि जैसे उसको लटकाते हैं वो झुकती है, अलग अलग स्थान पे जाते हैं, अलग अलग प्लेसेस, वो झुकती जाती है। क्यों भाई, क्यों झुकती है, क्या कारण है, क्या रीजन है? देखो उसका रीजन ये है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ से साउथ जाता है, हमें पता है, अंदर साउथ से नॉर्थ जाता है। तो जैसे हम इसको ऐसे लटकाते हैं, ठीक है, मैग्नेट को ऐसे लटकाते हैं, तो मैग्नेट क्या होती है, जो इसका अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में अलाइन होती है। क्यों? देखो जैसे ये मैग्नेट है, ये अपना नॉर्थ है और ये अपना साउथ है। अब यहाँ पे ये ऐसे क्यों झुकती है, इस डायरेक्शन में क्यों झुकती है? ये इसलिए झुकती है क्योंकि साउथ नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो झुक जाती है। यहाँ पे नहीं झुकती है क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, यहाँ पे कौन सी लाइन आ गई, ये अपने पास मैग्नेटिक इक्वेटोरियल लाइन आ गई। यहाँ पे अगर रखेंगे तो ये झुकेगी नहीं, ऐसे की ऐसे मैग्नेट रहेगी, यहाँ पे झुकती जाएगी और यहाँ पे पूरा का पूरा 90 डिग्री झुक जाएगी, डिप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पूरा साउथ से, इस साउथ से चिपक जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, पूरा अट्रैक्ट कर लेगा इसको। तो यहाँ पे पूरा ऐसे खड़ी हो जाएगी ये चुंबक। क्यों खड़ी हो जाएगी? अट्रैक्शन के कारण। और जिस डायरेक्शन में ये झुकती है, थोड़ा बेसिक दे रहा हूं मैं, जिस डायरेक्शन में ये झुकती है उस डायरेक्शन में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। भाई इधर अगर ये झुक रही है तो इधर ये बता रहा है कि इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्लियर हुआ? ऐसे अपन करेंगे। चलो ये थोड़ा बहुत अर्थ का मैग्नेटिज्म है, जिसमें अर्थ मैग्नेट की तरह काम करता है, ऐसे मैग्नेट दबी हुई है। साथ में और बात कर लेते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सिस को मिलाने वाली जो एक्सिस है उसको ज्योग्राफिकल एक्सिस, और इनको मिलाने वाली ये जो एक्सिस है, जो अपने मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ है, इनको मिलाने वाली जो एक्सिस है, इनको अपन कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में एक एंगल होता है, ये होता है 11.3 डिग्री। ठीक, इतना छोटा सा बेसिक है, ठीक है। और इसकी पुष्टि जो होती है ना, प्रूफ इसके बारे में बताते हैं, भाई मैग्नेट की तरह काम करता है। तो एक स्पष्टीकरण देते हैं, क्या देते हैं कि भाई अर्थ के अंदर से निकल, लोहा वगैरह कई अपने पास लिक्विड फॉर्म में उपस्थित है। तो उनमें क्या है भाई, चार्जेज। तो चार्जेज होंगे, अर्थ रोटेट कर रही है तो चार्ज रोटेट करेंगे, चार्ज रोटेट करेंगे तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देता है। ये एक यहाँ पे स्पष्टीकरण देते हैं कि इसलिए मैग्नेटिक फील्ड होता है कि अर्थ के अंदर भूगर्भ में ये चीज़ें पाई जाती है। चार्ज होता है, रोटेट करता है, रोटेट के कारण चार्ज मोशन में आता है, चार्ज मोशन करेगा तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ये दिखाता है। बस क्लियर? ये था भाई अपने अर्थ मैग्नेटिज्म में समझने वाला। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे एलिमेंट आते हैं, एलिमेंट के नाम से टॉपिक है, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, भूचुंबकत्व के अवयव। क्या है ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके माध्यम से अपन किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता सकते हैं, क्या है, कैसे है, कितने कोण पे है, ऐसे सब चीजें। क्लियर? तो अगला टॉपिक इसमें आता है, बोलो भाई, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। 3 एलिमेंट है यहाँ पे, एक आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन,
डिक्लिनेशन, नेशन देखो स्पेलिंग देख लेना भाई, NITION आएगा, ठीक। एक होता है एंगल ऑफ डिप, एक होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप, और एक होता है अपने पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। ये तीन एलिमेंट यहाँ पे पढ़ते हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, ठीक। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को हिंदी में बोलते हैं दिक्पात कोण। क्या होता है, ये बताता है कि जैसे किसी प्लेस के ऊपर जो आपका मैग्नेट है, उस मैग्नेट में मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करें तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हो जाएगा भाई, ऐसे मैग्नेटिक, अभी बताया था स्टार्टिंग में, मैग्नेटिक एक्सिस से होके जाने वाला परपेंडिकुलर प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। तो किसी प्लेस पे मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन कौन सा होगा, ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास होने वाला प्लेन परपेंडिकुलर। तो किसी प्लेस के ऊपर मैग्नेटिक मेरिडियन, किसी बार मैग्नेट के मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है, ये एंगल, ये कौन सा मेरिडियन है, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। ये कौन सा मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो मैग्नेटिक मेरिडियन ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है, लेट्स सपोज ये फाई है, इस फाई को अपन क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। इसका यूज करके अक्षांश, देशांतर वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली कितने अक्षांश पे है, कोलकाता कितने अक्षांश पे, ऐसा सब कुछ, ठीक। तो मैग्नेटिक मेरिडियन ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में बनने वाला एंगल, ओके, ये कहलाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। यहीं पे बात कर लेते हैं एंगल ऑफ डिप की। डिप का मतलब होता है झुकना, हिंदी में कहते हैं नमन कोण, नमस्कार करना, जो कि मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले करता हूं आप सभी को नमस्कार, ठीक। तो एंगल ऑफ डिप, नमन कोण, क्या होता है नमन कोण। देखो अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि भाई जैसे किसी बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक निडल को अलग अलग प्लेसेस पे लेके जाते हैं, वो थोड़ा झुकती जाती है। क्यों झुकती जाती है, अट्रैक्शन, रिपल्शन, ऐसा सब कुछ होता है। रिपल्शन तो नहीं, अट्रैक्शन के कारण होता है, तो झुकती जाती है, ऐसा ऐसा ऐसा। और जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पे पहुँचती है अर्थ में, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ये पूरी तरीके से झुक जाती है। उनको मैग्नेटिक पोल्स बोल देते हैं, ठीक है। वहाँ पे पूरी तरह से झुक जाती है। क्यों झुक जाती है, अट्रैक्शन के कारण बाबा, अट्रैक्शन के कारण। तो ये झुकना ही क्या है, डिप एंगल है, एंगल ऑफ डिप है। डेफिनेशन कैसे बताते हैं, देखो जैसे मान लेते हैं किसी प्लेस के ऊपर अपने पास जो मैग्नेट है वो ऐसे झुकी हुई है, या मैग्नेटिक निडल ऐसे झुकी हुई है, ठीक। तो यहाँ पे इससे पास होके परपेंडिकुलर जो प्लेन जाएगा, इससे पास होने वाला जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा, उस प्लेन को अपन क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन, यही बोलेंगे, पता है सर। अरे मैग्नेट से पास होके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, पता है, ठीक। ये मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। इस मैग्नेटिक मेरिडियन में ये इस प्रकार से झुक गई, ठीक है। तो ये झुकना क्या शो कर रहा है, ये झुकना ये शो कर रहा है कि अर्थ के जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। कैसे सर, देखो, अरे ऐसे, अरे बाबा, ये NM है, सॉरी SM है और ये NM है, तो ये गया इधर, ये गया इधर। जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं ऐसे, तो ऐसे झुक रही है, यहाँ पे जाएगी तो ऐसे झुक जाएगी। तो झुकना क्या बता रहा है कि भाई इधर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। हमें पता है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से ठीक क्लियर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या बताता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे होगा तो इस पे टेंजेंट खींचेंगे इस लाइन पे, तो वो किसको शो करेगा, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। तो मतलब अर्थ का यहाँ पे बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो मैंने कह दिया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, उस नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में झुक जाती है, वो ऐसे ही होता है जैसे झुकती जाती है। तो यहाँ पे ये अर्थ के नेट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा कौन, ये इसका झुकना। किसका झुकना, मैग्नेट का या मैग्नेटिक निडल का, ठीक। तो इस बी का यहाँ पे इस मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल के साथ में, क्षैतिज के साथ में जो एंगल होता है,
इसको थीटा बोल देते हैं, उस एंगल को अपन क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप। कितना झुकी, उस मैग्नेटिक मेरिडियन में कितना झुकी, वो क्या है, एंगल ऑफ डिप। झुकना, नमस्कार करना एंगल ऑफ डिप है। क्लियर। झुकती है वो क्या शो करती है, अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ के नेट मैग्नेटिक फील्ड का उसके हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल होता है क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप कहलाता है। ठीक, अब आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। किसी प्लेस के ऊपर अपन चेक करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ के नेट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा। देखो अपने पास मैग्नेटिक निडल ऐसे झुक रही है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा बस। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस थीटा, एंड वर्टिकल क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा। ये हॉरिजॉन्टल आ गया, ये वर्टिकल आ गया। क्लियर है, ये हॉरिजॉन्टल एंड ये वर्टिकल। अब जैसे ये बी एच बराबर है, ये बी वी बराबर है, मैं क्या करता हूं, बी वी अपॉन बी एच निकालता हूं। क्या, बी वी अपॉन बी एच करते हैं डिवाइड, बी वी अपॉन बी एच, बी से बी कट गया, टेन थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी वी अपॉन बी एच। थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिप है। तो बस क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, इसको सोल्व करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, और भी दो तीन आपकी जो बुक में एग्जाम्पल है उनको सोल्व करना है। साथ में एक अपने जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में जो पीछे क्वेश्चन है वहाँ पे भी इसका एक क्वेश्चन है, उसको सोल्व करना है। अच्छे क्वेश्चन है वो। क्लियर है। तो ये थे भाई एंगल ऑफ डिप की बात करते हैं। तो इक्वेटोरियल लाइन जो होती है, मैग्नेटिक इक्वेटोरियल लाइन, यहाँ पे कोई एंगल नहीं होता, मतलब 0 डिग्री होता है, और यहाँ पे पूरा झुक जाती है, मतलब 90 डिग्री होता है। मैग्नेटिक पोल्स पे 90 डिग्री, मैग्नेटिक इक्वेटर पे 0 डिग्री। क्लियर। तो ये था भाई आपका अर्थ का मैग्नेटिज्म और उसके एलिमेंट, बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है। अरे एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा इसमें। तो दो बढ़िया अच्छे से टॉपिक अपने तैयार हो गए, और उसमें एक क्वेश्चन जो अपना बन सकता है वो मैंने आपको बता दिया कहाँ से बन सकता है, न्यूमेरिकल से, जो कि है एलिमेंट्स जो है अपने अर्थ मैग्नेटिज्म के, वहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वहाँ से बन सकता है। क्लियर। चलो अगले टॉपिक की बात करते हैं, और अगला टॉपिक जैसे बात कर लेते हैं, गोस लॉ की बात कर लेते हैं। एक गोस लॉ भी है मैग्नेटिज्म में। गोस लॉ क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने को पता है ई डॉट डी एस समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड होता है, और क्लोज्ड फॉर्म की बात करते हैं, क्लोज्ड लूप में चार्जेस हैं तो ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ई डॉट डी एस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी डॉट डी एस। क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एस। ठीक। समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड, वहां पे टोटल चार्ज होता है उस क्लोज्ड लूप में, उसमें टोटल चार्ज को एलजेब्रा की जोड़ देते हैं और एप्सिलॉन नोड का भाग लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करें तो टोटल चार्ज क्या होगा, जैसे कि मैग्नेट है, मैग्नेट को हम लटका रहे हैं, तो जैसे ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, लटका रहे हैं मतलब इसके अंदर क्लोज्ड पाथ में इसको बंद कर रहे हैं, क्लोज्ड लूप में इसको बंद कर रहे हैं। ठीक है, क्लोज सरफेस में इसको बंद कर रहे हैं। तो इसके लिए फ्लक्स क्या होगा, इसके लिए फ्लक्स क्या होगा, बी डॉट डी एस, बी डॉट डी एस टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोड, एक बार के लिए टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोड। टोटल चार्ज कितना होगा भाई, ये तो डाईपोल है, सिंगल पोल का एग्जिस्टेंसी नहीं होता है बाबा, एग्जिस्टेंसी नहीं होता है किसका, सिंगल पोल का। डबल पोल का एग्जिस्टेंस होता है, तो डबल पोल है, तो डबल पोल होने के कारण प्लस माइनस 0 हो गया टोटल चार्ज, मतलब हमेशा बी डी एस आपका 0 होता है। यही गोस लॉ का फॉर्म है मैग्नेटिज्म में, 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि डाईपोल होता है भाई, मैग्नेट में डाईपोल होता है, सिंगल पोल तो होता ही नहीं, कभी बना ही नहीं सकते, वो तो जुड़े रहेंगे, कपल है। क्लियर हो गया, ये था अपना गोस लॉ। चलो अगला टॉपिक की बात करते हैं, बस छोटा सा टॉपिक था, हो गया आराम से। बी डी एस बराबर 0, ये गोस लॉ है। इसके बारे में लिखना है तो कुछ भी लिख सकते हैं यार, अकॉर्डिंग टू
फॉर्मूला जो उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। 3, 4, 10, 15, 20, 25 लाइन लिख सकते हो। 20-25 तो ज़्यादा हो गया, लेकिन इसके 10-15 लाइन लिख सकते हो, छोटे छोटे पॉइंट बना के। चलो अगला टॉपिक की बात करते हैं, और ये अच्छा टॉपिक है भाई। कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है, इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज, TITIES, इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज। कुछ टर्म्स बोलते हैं अपन, इंपॉर्टेंट टर्म्स, या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बोलते हैं। हो सकता है पूछ ले आपसे, तो ध्यान रखना। पहला तो है अपने पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। दूसरा है आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड करेंगे बात, क्या है ये देखो। तीसरा है आपका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसके बारे में तो सुना हुआ है आप सभी को, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक। चौथा है आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चलो ये 4 बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। देखो क्या है ये चीज। देखो क्या होता है कि जैसे मटेरियल्स होते हैं, जैसे लोहा हो गया, निकल हो गया, स्टील हो गया, इन सब को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो होता क्या है, वो मैग्नेटाइज हो जाता है। कुछ समय बाद में वो मैग्नेटाइज हो जाता है, वो चुंबक की तरह काम करने लग जाता है। क्या? मैग्नेटाइज हो जाता है, वो चुंबक की तरह काम करने लग जाता है। तो उस आधार पे हम ये सारी चीजें देखेंगे, जिसमें पहला आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जो आपका मैग्नेट है, ये जो आपका जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हुआ, उसका इंटेंसिटी क्या था, कितनी इंटेंसिटी के साथ में वो मैग्नेटाइज हुआ, वो क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। उस मटेरियल को अपन ने मैग्नेटाइज किया, उसका इंटेंसिटी क्या है मैग्नेटाइज होने का, वो क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आई से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है? एम नेट अपॉन वी होता है। क्या कि जैसे ये मटेरियल है, ये अपन रखेंगे, ठीक है, रखेंगे तो होगा क्या भाई, जैसे ये मटेरियल था, इस मटेरियल में अलग अलग पोल्स बने, अलग अलग नॉर्थ साउथ ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो रखेंगे तो होगा क्या भाई, इन पे एक मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा और ये अलाइन होंगे इस डायरेक्शन में, जैसा कि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में करते हैं, ऐसे अलाइन हो जाएंगे, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, जैसे एल है, ये ले हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। तो मतलब क्या हो गया? पहली बात तो हमें पता है सिंगल पोल तो होता नहीं, डबल पोल होते हैं। तो यहाँ पे इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये डबल पोल डबल पोल डबल पोल डबल पोल, NS 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 की तरह बिहेव करेगा, NS 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 NS, ठीक, NS NS NS, मतलब डाइपोल क्रिएट हो गया। और डाइपोल क्रिएट हो जाएगा तो डाइपोल मोमेंट काम करेगा। और 7वें चैप्टर में आपने पढ़ा है डाइपोल मोमेंट M से रिप्रेजेंट होता है। अरे मैंने नहीं पढ़ा है तो आपके सर ने तो पढ़ा है ना, डाइपोल मोमेंट को M से, तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया। तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना नेट डाइपोल मोमेंट है, उसको अपन क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। डायरेक्शन क्या होगी इस इंटेंसिटी की, किस डायरेक्शन में अलाइन हुआ है भाई? भाई साउथ टू नॉर्थ, एम नेट किधर होता है? साउथ टू नॉर्थ, एम। अरे याद करो, डाइपोल मोमेंट एस से एन होता है, या मतलब माइनस से प्लस होता है, तो एस यहाँ पे माइनस का काम करता है, एन यहाँ पे प्लस का काम करता है। तो ये हो गया एम नेट, माइनस से प्लस, एस से एन की ओर। तो आई भी अपना एस से एन की ओर होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक। और इसका जो यूनिट होता है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ये मीटर क्यूब कट गया, यानी कितना आ गया? एम्पियर पर मीटर होता है। ये होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अगला आता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। वह क्या है? ये वो फील्ड है जिसमें हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं। जो अपने पास एक्सटर्नल फील्ड है, वो फील्ड जिसमें किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, वो क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। फ्री करंट्स के कारण होता है ये। जैसे अपन बात कर लेते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है एक्सटर्नल, तो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपन क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो मैग्नेटाइज कर रहा है
वो फील्ड क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। कैसे डिफाइन होता है? बी अपॉन म्यू के रूप में डिफाइन होता है। बी क्या है? बी है अपना मैग्नेटिक फील्ड, और म्यू क्या है? म्यू है अपने पास परमिएबिलिटी, जो कि अगला है। इसका भी सेम यहाँ पे, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, सेम इसका यूनिट निकल के आ जाएगा। ठीक, बात करते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की। परमिएबिलिटी हिंदी में कहते हैं इसको भेद करने वाली, ठीक है, पार करने वाली। परमिएबिलिटी, पारगम्यता बोलते हैं इसको हिंदी में, पारगम्यता, चुंबकीय पारगम्यता। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है? जैसे कोई मटेरियल है, उस मटेरियल में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार कर सकती है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार कर सकती है, और उन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो जितनी पार कर सकती है, कितनी पार कर सकती है, वो क्या कहलाती है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहलाती है उस मीडियम की। किसी मीडियम से पास कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकती है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकती है, उसको अपन क्या कहते हैं पापा? इसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। पारगम्यता, चुंबकीय पारगम्यता, कितनी पारगमन कर सकती है, किससे? किसी मीडियम से। कौन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उनको अपन क्या कहते हैं? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। किसी मीडियम का म्यू हो गया और वैक्यूम का म्यू नोड हो गया। तो अगर बात करें रिलेटिव की, तो रिलेटिव क्या हो जाएगा? म्यू अपॉन म्यू नोड। पढ़ा है पहले चैप्टर में, उसी के अकॉर्डिंग। ठीक, आ गया था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसे बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी किसी मीडियम से कितनी निकल सकती है, कितनी पार हो सकती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? वो जो मटेरियल है वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, वो क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, चुंबकीय प्रवृत्ति है। कितना ये मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, इस मटेरियल का जो नेचर है उस पर डिपेंड करेगा, और उसको अपन कह देते हैं ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। काई एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आता है आई अपॉन एच। कैसे आता है? आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होगा। क्या होगा? आई इज डायरेक्टली, भाई आई किधर है? जिधर एच है, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होगा। और जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ पे आता है काई एम, एक कांस्टेंट, और ये काई एम क्या होता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है। क्लियर? काई एम इज इक्वल टू आई अपॉन एच। तो ये थी 4 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज जिनको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और ये है अपने पास BH कर्व, हिस्टेरेसिस कर्व। चलो, बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें पता चल रही है। सर थैंक यू। अरे थैंक यू तो बोल दो यार, है ना? ठीक है, अरे मत बोलो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो बस, अच्छे से चैनल को थोड़ा बढ़ाओ यार। RBSC वाले यार, आप पढ़ रहे हो तो कुछ ऐसा क्रेज़ दिखाओ जिससे मैं काम के लिए तत्पर हूँ, आपके लिए काम करूँ। ठीक है, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दूँ। आगे बात करते हैं। देखो तो अब आता अपना BH कर्व, हिस्टेरेसिस कर्व। इसे बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व, हिंदी में बोलते हैं शैथिल्य कर्व। क्या बोलते हैं? शैथिल्य कर्व, BH कर्व। क्या होता है BH कर्व? देखो अपने पास ऐसा BH कर्व प्राप्त होता है। पहले बात कर लेते हैं एक बार कि जैसे ऐसे जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, और ये ऐसे ऐसे अपने पास एक हिस्टेरेसिस कर्व प्राप्त होता है। क्या होता है बात कर लेते हैं। अगर पहले पढ़ा हुआ है तो बहुत इजी है आपके लिए, नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर भाई पहले पढ़ो, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं अपन यार। ABCDEF, ठीक, ये पॉइंट बता रहा हूँ। यहाँ पे ये B की एक्सिस होती है और ये H की एक्सिस होती है। अब देखो मटेरियल्स हैं, उनका डिवाइडेशन दे रखा है, वो अपने सिलेबस में नहीं है, नहीं तो पहले वो पढ़ते जिसमें फेरोमैग्नेटिक और ये वगैरह जो अपने मटेरियल हैं वो हैं। उनका डिवाइडेशन दे रखा है भाई, कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के आपके मटेरियल हो सकते हैं। अब वैसा है नहीं, ठीक है, वो टॉपिक नहीं है। तो ये जो BH कर्व बनाते हैं हम, उन्हीं में से एक मटेरियल आता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसके लिए बनाते हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, जो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उनको अपन कहते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ।
तो लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए BH कर्व निकाला जाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। कैसे निकाला जाता है कि भाई जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करना है तो उसको अपन कहाँ पे रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ठीक, H में रखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं पहले केस की, अपन ने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H में क्या रखा, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा, ये रख दिया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक, ये H है, इधर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया। होगा क्या, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन है, कोई इधर है कोई इधर है, अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे ही रखेंगे I का मान इंक्रीज करेंगे, I की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो H की वैल्यू इंक्रीज करेगी। भाई H बाहर वाला है ना, I जैसे ये है अपने पास सोलेनोइड है, इसमें I इंक्रीज करेंगे और यहाँ पे अपन ने वो मटेरियल रख लिया तो H का मान इंक्रीज होगा, H की वैल्यू इंक्रीज होगी। और एक छोटा सा रिलेशन बच गया जो करेंगे अभी, एक छोटा सा रिलेशन है, अभी याद आ गया, यहीं से एक रिलेशन था, करेंगे 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 करेंगे, सोच रहे होंगे सर वो तो कराया नहीं, कराएंगे, ठीक। तो H ये है और यहाँ पे ये मटेरियल रखा हुआ है, तो होगा क्या, ये मैग्नेटाइज होगा, ठीक, मैग्नेटाइज होगा तो इसके जो ये अपने पास मॉलिक्यूल्स हैं ये एक डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, मतलब ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा। I का मान बढ़ा रहे हो, H का मान बढ़ रहा है, मैग्नेटिक जो मटेरियल है ये मैग्नेटाइज हो रहा है, और इसकी भी एक लिमिट होगी जहां तक ये मैग्नेटाइज हो पाएगा। जैसे कोई ग्लास है, उस ग्लास में पानी डालोगे तो उसकी एक लिमिट है कि वो भर जाएगा, उसके बाद में नहीं भरेगा। सिमिलरली ये है, इसमें आप H दे रहे हो बाहर से, तो H जो है इसको मैग्नेटाइज कर रहा है, इसमें B को पैदा कर रहा है, B को, तो वो उस B की एक लिमिट है, एक फाइनल लिमिट आएगी जहां पे जाके अब ये आगे मैग्नेटाइज नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे किया भाई, करंट को बढ़ाया, H का मान बढ़ रहा है, साथ में B का मान बढ़ रहा है। एक स्थिति ऐसी आती है जब H का मान बढ़ाते हैं B का मान नहीं बढ़ता है, तो उस पॉइंट को अपन क्या कह देते हैं, सैचुरेटेड पॉइंट। यहाँ पे भाई इससे आगे नहीं बढ़ेगा, इससे आगे बस B जितना है उतना का उतना ही रहेगा, अब नहीं बढ़ेगा, मतलब पानी बढ़ना था उतना भर गया, अब आगे नहीं बढ़ेगा। तो एक पॉइंट मिल जाता है, उसको अपन बोल देते हैं सैचुरेटेड पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, संतृप्त बिंदु हिंदी में बोलते हैं। मतलब अब H का मान बढ़ा रहे हो, B हो गया जितना होना था, क्लियर। ये पहला यहाँ पे अपने पास कर्व बन जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। देखो भाई, दूसरे पॉइंट पे अपन क्या करते हैं कि जो करंट है, यहाँ पे करंट की वैल्यू बढ़ा रहे थे, यहाँ पे करंट की वैल्यू अपन क्या करते हैं, डिक्रीज, स्मॉल आई ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, करंट की वैल्यू डिक्रीज करते हैं। करंट की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो H की वैल्यू डिक्रीज होगी, H की वैल्यू डिक्रीज होगी, और करंट को इतना डिक्रीज करते हैं कि भाई H की वैल्यू 0 हो जाए। तो H की वैल्यू 0 हो जाती है, बट फिर भी इस मटेरियल में कुछ मैग्नेटिज्म रह जाता है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसका रह जाता है। H 0 हो गया, बट उस मटेरियल के अंदर क्या है कि कुछ मैग्नेटिज्म रह गया, कुछ मैग्नेटिक जो उसकी प्रॉपर्टी है वो रह गई, थोड़ा बहुत चुंबकीय क्षेत्र रह गया, मैग्नेटिक फील्ड रह गया। कैसे, जैसे कि ये समझो कि जो अपने पास पानी भरा था, उस पानी को आपने निकाल दिया, लेकिन आपके पास एक ऐसा बर्तन है, जैसे कि बात करें कौन सा बर्तन, वो आता है ना अपना घड़े वाला बर्तन, तो उसमें क्या हो, कुछ पानी इसमें रह गया ना, कुछ पानी इसमें रह गया, कुछ इसने सोख लिया, कुछ इसमें रह गया, तो वो रह जाता है। भाई H का मान 0 हो गया, बट B डज नॉट 0, उसमें कुछ चुंबकत्व शेष रह गया, उसको हिंदी में कहते हैं चुंबकत्व शेष, और इंग्लिश में कहते हैं उस मैग्नेटिक मटेरियल की रिटेंटिविटी। उसे क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी। तो यहाँ पे देखो, हमने I को डिक्रीज किया, H डिक्रीज हुआ, H 0 हो गया, बट B डज नॉट 0, उस पॉइंट को अपन क्या कह देते हैं, रिटेंटिव पॉइंट, ठीक। तीसरा, अब क्या करते हैं, जैसे I को डिक्रीज कर दिया था, पूरा H 0 हो गया, अब क्या करते हैं, I को अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, I को अपोजिट डायरेक्शन में, I अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो कैसे होगा, देखो
आई अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो एच इधर था पहले, अब आई अपोजिट हो गया तो एच की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ये मटेरियल इस डायरेक्शन में थोड़ा सा मैग्नेटाइज था भाई, पूरा था वो तो जीरो हो ही गया, थोड़ा सा रह गया था यहां पे था। अब आपने आई अपोजिट कर दिया मतलब एच अपोजिट हो गया। इधर इस डायरेक्शन में था, आई आपने अपोजिट किया, एच अपोजिट हो गया। यहां पे बी पूरा जीरो नहीं हुआ है, ठीक, एच ऐसे हो गया। और अपोजिट डायरेक्शन में आई को बढ़ाते हैं तो एच का मान बढ़ता है भाई, ठीक। और होता क्या है, ये जो मटेरियल था इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज था, ये घटता है क्योंकि ये इसमें है, ये इधर है, ये घटता है घटता 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 और घटता घटता जीरो। मतलब b इज इक्वल टू जीरो बट h डज नॉट जीरो। h तो बढ़ रहा है और b इसका क्या हो गया, जीरो। तो अपने को ये पॉइंट मिल जाता है, यहां पे b जीरो आ गया बट h डज नॉट जीरो। इस पॉइंट को अपन कहते हैं कोर्सिविटी, हिंदी में कहते हैं निग्रहिता, निग्रह क्षेत्र, कोर्सिविटी पॉइंट आ जाता है। ये पॉइंट जहां पे बी जीरो बट एच डज नॉट जीरो, ऐसे पॉइंट को या ऐसे फील्ड को कोर्सिविटी फील्ड कहते हैं या कोर्सिविटी पॉइंट कहते हैं। क्लियर हुआ, ये तीसरा पॉइंट था। यहां पे चौथा पॉइंट यहां पे डिस्कस करते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं भाई, अपोजिट डायरेक्शन में ही आई को बढ़ाते हैं, इसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आई को बढ़ा रहे हैं। होगा क्या, अब ये जो मटेरियल था इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होने लग जाएगा, येलो, मतलब एच बढ़ा रहे हो, अब ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, तो मतलब एच बढ़ा, बी भी बढ़ा। और एक केस अपने को ऐसे मिलेगा कि ये जो मटेरियल है अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा और इतना हो जाएगा कि इससे आगे नहीं हो सकता। तो अपने को पहला पॉइंट वापस से मिल जाता है, सैचुरेटेड पॉइंट, कि अब भी नहीं बढ़ेगा भाई, ठीक। यहां पे आ गए। अब क्या करते हैं भाई, फिफ्थ पॉइंट पे अब अपन ये करते हैं कि भाई यहां पे एच बढ़ा था, आई बढ़ाया था इस डायरेक्शन में, तो एच बढ़ा था, बी बढ़ा था। अब क्या करते हैं, आई घटाते हैं, करंट को घटाते हैं, तो एच क्या होगा, घटेगा। और एच घट के जीरो हो जाए वहां तक करते हैं, बट बी जीरो नहीं होता है, मटेरियल में थोड़ा बहुत बी रह जाता है। वापस से अपने को रिटेंटिव पॉइंट मिल जाता है, ठीक। यहां पे आ गए, आई घटाया, एच घटा और जीरो हो गया, ठीक, बट बी डज नॉट जीरो। फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट में क्या करते हैं भाई, अब देखो, अब अपन क्या करते हैं भाई, आई को अपन ने डिक्रीज किया इस डायरेक्शन में, तो एच डिक्रीज हुआ है, बी डज नॉट जीरो हुआ है, ठीक। यहां पे ये केस है। तो अब क्या करते हैं, आई को फिर से अपोजिट डायरेक्शन में, आई को अपोजिट करते हैं, ठीक। आई को अपोजिट करते हैं और इसी डायरेक्शन में इसको बढ़ाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाते हैं। मतलब सिक्स्थ पॉइंट में आई को किया अपोजिट, वही स्थिति है जो पहले मिली थी, ऐसे तो हुआ था, सारा वो का वो चल रहा है। आई को अपोजिट किया, ठीक। तीसरे पॉइंट में जो किया था, आई को अपोजिट डायरेक्शन में किया। इस केस में जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज है, इधर थोड़ा बहुत रह गया इधर। अब आई को अपोजिट कर रहे हैं, मतलब एच अपोजिट होगा इधर, एच ये अपोजिट हो गया और आई को बढ़ाते हैं तो एच का मान क्या होगा, बढ़ेगा। बट कुछ टाइम बाद में इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, भाई ये एच इधर है, इसका इधर है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो मतलब अपने को ये पॉइंट यहां पे मिल जाएगा जहां पे भाई एच डज नॉट जीरो बट बी इज इक्वल टू जीरो। कैसे हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में लिया, सारे वही कैसे, थर्ड एंड सिक्स्थ। यहां पे इसको अपोजिट कर दिया और अपोजिट कर देंगे तो ये इधर था तो इसको खत्म करेगा, खत्म और बी जीरो हो जाएगा। वापस से वही करते हैं केस, फिर ऐसे ये चक्कर अपना चलता रहता है। ये था अपना बी एच कर्व। अगर पहले पढ़ा हुआ है तो अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कहा था भाई ये टॉपिक है
पहले पढ़ा होना चाहिए। रिवीजन का मतलब ये होता है पहले पढ़ा हुआ है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर है और यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हालांकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट लिए हैं, जैसे जैसे मैंने बताया वैसा ही कॉन्सेप्ट आपके टीचर्स ने, आपके जो सर हैं उन्होंने बताया, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। फिजिक्स यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पे काम करता है भाई, ठीक। तो ये था भाई मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स में BH कर्व का टॉपिक। इसमें एक टॉपिक और है, दो छोटे छोटे टॉपिक और बनते हैं यहाँ पे। एक तो आता है अपने पास लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस जिसे बोलते हैं, एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस। यहाँ पे एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी लॉस होती है। कैसे होती है एनर्जी लॉस? देखो क्या करते हैं अपन, पहले मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं, ठीक, फिर अपन उसको डीमैग्नेटाइज करते हैं। पहले मैग्नेटाइज करते हैं, फिर अपन उसको डीमैग्नेटाइज करते हैं। तो मैग्नेटाइज किया और डीमैग्नेटाइज किया। तो जब अपन ने उसको मैग्नेटाइज किया एनर्जी दी, जब डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं उतनी ही एनर्जी वापस ले रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से डीमैग्नेटाइज नहीं होता है, हमको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। अभी उसमें लूप में अपने को पता भी चला, जो साइकिल चल रहा था उसमें भी पता चल रहा था कि भाई पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज करने के लिए अपने को एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है। तो अपन उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, तब जाके वो डीमैग्नेटाइज होता है। मतलब अपन ने पूरी एनर्जी दी, मैग्नेटाइज हुआ, वापस से वो एनर्जी ली, लेकिन वो पूरी तरीके से डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ। मतलब क्या हो गया, एनर्जी का लॉस हो गया। वो एनर्जी का लॉस अपने को बताना है। वो जो एनर्जी का लॉस होता है ना, वो एनर्जी का लॉस जो BH लूप अपने पास मिलता है, BH कर्व जो मिलता है, उसका जो एरिया होता है पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में, पर साइकिल में जो एरिया है, उस एरिया को एनर्जी लॉस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब यहाँ पे ये जो एनर्जी लॉस आता है, ये अपने पास इसका फॉर्मूला आता है VA और F। V होता है वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, अगर ये 1 कर देते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल, प्रति चक्र, पर सेकंड कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, वो क्या आ जाएगा भाई, जो BH लूप का एरिया है। BH लूप का जो एरिया है पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, एनर्जी लॉस को, हिस्टेरेसिस लॉस को। तो यानी Q इज इक्वल टू हो गया VAF, V वॉल्यूम हो गया, A उसका BH लूप का एरिया हो गया, F यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो गई, आवृत्ति हो गई। क्लियर? तो ये था भाई हिस्टेरेसिस लॉस, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। ये फॉर्मूला VAF होता है, V वॉल्यूम होता है, A एरिया होता है, F फ्रीक्वेंसी होता है। पर यूनिट वॉल्यूम में पर साइकिल कितना BH लूप का एरिया है, वो क्या है, एनर्जी लॉस है, हिस्टेरेसिस लॉस है। तो पर सेकंड कितना एनर्जी लॉस होगा, वो हो जाएगा अपने पास VAF। क्लियर भाई? लॉस क्यों होता है ये मैं आपको बता दिया, क्या फॉर्मूला आता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट और है इसमें, उसके बाद में उस टॉपिक की बात करेंगे जो छूट गया था। एक छोटा सा पॉइंट आपसे पूछ सकता है, सॉफ्ट आयरन, नरम लोहा और स्टील जो है, नरम लोहा और जो स्टील है, इनके BH कर्व का कंपैरिजन आपसे पूछ सकता है, ठीक। तो सॉफ्ट आयरन जो होता है, इसके लिए अपने को पहले से पता है भाई, नरम लोहा जो होता है उसके लिए परमेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये अपन ने 7th चैप्टर में कंप्लीट कर लिया, इस चीज़ को पढ़ा है आप लोगों ने। इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है और इसकी परमेबिलिटी कम होती है, ठीक। इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ज़्यादा होगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। एक और, ये आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा, आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मतलब इसका BH जो एरिया आएगा वो अपने को कम मिलेगा और इसका BH एरिया अपने को ज़्यादा मिलेगा। BH एरिया कम मिलेगा मतलब लॉस जो होगा एनर्जी का वो कम होगा, और यहाँ पे जो लॉस होगा एनर्जी का वो ज़्यादा होगा। आगे एक तो रिटेंटिविटी और एक आपका कोर्सिविटी। देखो स्पेलिंग देख लेना ना, सो कोर्सिविटी, बहुत टाइम हो गया इंग्लिश में लिखो, अभी हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा वो है। एक इसका कोर्सिविटी और एक रिटेंटिविटी, ये दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों ही कम होते हैं भाई। आसानी से मैग्नेटाइज, आसानी से डीमैग्नेटाइज, तो दोनों कम होते हैं। और इसमें ये क्या होंगे, दोनों
ज़्यादा होता है। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे B ज़्यादा है तो I इसका ज़्यादा होगा, और I ज़्यादा होगा तो किसी गिवन वैल्यू ऑफ H के लिए काई M भी अपने को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि काई M बराबर आता है I अपॉन H। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक, कितनी जल्दी मैग्नेटाइज हो सकता है। तो काई M इज इक्वल टू I अपॉन H। I बड़ा है तो H भी ज़्यादा, सॉरी काई M भी ज़्यादा होगा, तो इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी ज़्यादा होता है, और इसका I कम और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी कम। तो ये था भाई सॉफ्ट आयरन और स्टील के जो BH कर्व हैं उनका कंपैरिजन। और इसका जो कर्व बनता है वो ऐसे बनेगा भाई। देखो हमें अभी पता चला है कि भाई जो सॉफ्ट आयरन है, इसे सॉफ्ट आयरन में क्या भाई, ये आपका जो BH एरिया होता है वो कम होता है, ठीक, आसानी से मैग्नेटाइज, आसानी से डीमैग्नेटाइज, और स्टील में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये थोड़ा ऐसे मिलता है अपने को, ठीक। ये थोड़ा बड़ा बना लेना है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनता है इसका, इसके कंपेयर में। तो ये होता है भाई आपका सॉफ्ट आयरन और स्टील के BH कर्व का कंपैरिजन। ये BH कर्व का कंपैरिजन और ये डिफरेंस। क्लियर है? इंपॉर्टेंट बनता है इस बार के लिए ये क्वेश्चन। सॉफ्ट आयरन जो होता है, इससे आपका जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो बनाया जाता है, मतलब विद्युत चुंबक, और जो स्टील होता है इससे परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है। इलेक्ट्रो जो मैग्नेट है इनका यूज होता है, अपनी जो इलेक्ट्रिक बेल आती है ना, वहाँ पे टन 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 बजाते होगे, और अभी तो तुम्हारी एज है, बजाते होगे कहीं पे टन टन, ठीक। तो उसको अपन कहते हैं क्या, वो जो बनता है वो सॉफ्ट आयरन से बनता है, सॉरी सॉफ्ट आयरन में अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनता है। सॉफ्ट आयरन का जो बनाया जाता है, सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है उस इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है जैसे इलेक्ट्रिकल बेल में। स्टील की बात करते हैं तो स्टील का परमानेंट मैग्नेट में यूज होता है, जो डायनामो नहीं, जो अपना गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है, उनके अंदर उनमें यूज होता है किसका, परमानेंट मैग्नेट का। तो ये भी पूछ सकता है जैसे कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो किससे बनता है। पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेट से अपन क्या बना सकते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिकल बेल हो गया, टेलीफोन हो गया, ये सब चीज़ें। परमानेंट मैग्नेट से क्या बनता है, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सब चीज़ें। क्लियर? थ्योरेटिकल पॉइंट्स है भाई, ये ध्यान रखना है। चलो भाई, ये BH कर्व का यहाँ पे समापन होता है, और अब एक छोटा सा पॉइंट जो बचा हुआ है वो है रिलेशन, और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई। क्या है रिलेशन? एक तो म्यू आर का काई एम के साथ में रिलेशन है। कैसे निकालते हैं, जैसे कि कोई मटेरियल है, उस मटेरियल को हम मैग्नेटाइज करें, क्या करें, मैग्नेटाइज। तो जैसे मैग्नेटाइज कर रहे हैं, यहाँ पे करंट फ्लो की, और इसका मैग्नेटिक फील्ड आया इधर, लेट्स सपोज इधर मैग्नेटिक फील्ड आया, तो ये क्या करेगा भाई, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये इसको मैग्नेटाइज करेगा। क्या करेगा, मैग्नेटाइज। तो H हुआ, H के कारण ये मैग्नेटाइज होगा, ये H है, H के कारण ये मैग्नेटाइज होगा, तो उसको मैंने मान लिया क्या, B नोड। अब ये मैग्नेटाइज होने के बाद में मैग्नेट की तरह काम करेगा, ये खुद अपना मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो आया BM ले लेता हूं भाई, ये मैग्नेटाइज हो गया, मैग्नेटाइजेशन के कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, BM। अभी तो देखा यार, NS में हो गया, अभी इसका भी तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसका खुद का, इसका खुद का, इसका खुद का, तो उसके कारण कितना हुआ, BM। H के कारण कितना, B नोड। तो टोटल इंड्यूस्ड इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, B नोड प्लस का BM। ये कितना दे रहा है इसको, B नोड दे रहा है, इसके कारण ये मैग्नेटाइज हो गया। मैग्नेटाइज होने के बाद में इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, BM, तो B कितना हो गया, B नोड प्लस का BM। B नोड किसके कारण हुआ है, इसके कारण, तो मैंने लिख दिया B इज इक्वल टू, B नोड हो गया म्यू नोड H। पढ़ा है ना भी, H बराबर होता है B अपॉन म्यू, तो B नोड हो गया म्यू नोड H। BM जो होता है, जो इस मटेरियल का जो मैग्नेटाइज होने के बाद जो फील्ड है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है इसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी के, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी के, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, किस इंटेंसिटी से मैग्नेटाइज हुआ, ये भी मैग्नेटिक होगा, यानी इज प्रोपोर्शनल टू I।
जब ये आई हटता है, यहाँ से प्रोपोर्शनल हटता है तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है, वही म्यू नोड, तो म्यू नोड आई यहाँ पे आ जाता है अपने पास। यहाँ पे रख दूंगा मैं ये क्या, म्यू नोड आई। फिर क्या हो गया, B इज इक्वल टू म्यू नोड, मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ये हो गया H प्लस का आई। क्लियर हुआ, क्या हो गया, H प्लस का आई। ठीक, B इज इक्वल टू हो गया म्यू नोड H प्लस का आई। अब देखो यहां पे थोड़ा सा इसको और सोल्व करते हैं, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा है कि काई एम जो होता है वो होता है आई अपॉन एच। क्या होता है, आई अपॉन एच, आई अपॉन एच। तो आई बराबर कितना हो गया, काई एम एच। अरे ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है बाबा, ध्यान से देखना इसको। B इज इक्वल टू बी नोड प्लस बी एम हुआ, बी नोड क्या होगा, म्यू नोड एच होगा, बी एम क्या हो जाएगा, म्यू नोड आई हो जाएगा। कैसे होगा भाई, जो इसके अंदर खुद ये कितना मैग्नेटाइज हुआ है, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के, किस इंटेंसिटी के साथ में ये मैग्नेटाइज हुआ उसके। तो बी एम इज प्रोपोर्शनल टू आई, जैसे प्रोपोर्शनल हटता है तो म्यू नोड यहाँ पे अपना मैग्नेटिक परमेबिलिटी वाला कॉन्स्टेंट आ जाता है, यहाँ पे आ गया म्यू नोड एच प्लस म्यू नोड आई। म्यू नोड यहाँ पे बाहर ले लेता हूँ, एच प्लस आई हो गया। आई बराबर मैं लिख दूंगा यहाँ पे काई एम एच, क्या लिख दूंगा, काई एम एच। तो हो गया B इज इक्वल टू म्यू नोड एच प्लस काई एम एच। ठीक, H भी बाहर ले लूँ तो B बराबर हो गया म्यू नोड एच 1 प्लस का काई एम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इधर देखो, ये इधर डिवाइडेशन में भेज देता हूँ, नहीं सुनाई दिया, H यहाँ पे डिवाइडेशन में भेज देता हूँ, तो क्या हो गया, B अपॉन एच बराबर म्यू नोड 1 प्लस का काई एम। B अपॉन एच क्या होगा, B अपॉन एच म्यू हो गया, उस मीडियम का परमिएबिलिटी म्यू, म्यू बराबर म्यू नोड 1 प्लस का काई एम। भाई B क्या है, इसमें कितना इंड्यूस्ड हुआ टोटल, वो टोटल हो गया, और इसमें H का डिवाइडेशन हो गया, तो म्यू आ गया उस मटेरियल का परमिएबिलिटी कितना, म्यू, उस मीडियम का परमिएबिलिटी कितना, म्यू, ये वैक्यूम का। तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नोड ब्रैकेट 1 प्लस काई एम। अब ये हो गया म्यू अपॉन म्यू नोड 1 प्लस काई एम डिवाइडेशन, म्यू अपॉन म्यू नोड क्या हो गया, म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी अभी तो पढ़ा थोड़ी देर पहले, 1 प्लस काई एम। ये रिलेशन यहाँ पे आ जाता है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस का काई एम। और इस प्रकार से अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो ये था भाई आपका चैप्टर नंबर 8, जिसमें अपन ने सारे मोटी मोटी चीज़ें, क्या पूरी चीज़ें देख ली हैं, और कुछ तो कॉन्सेप्ट भी अपन ने देख लिए हैं। क्लियर है, तो उम्मीद यही है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, और यूज़फुल रहता है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ये सारे आप कर देना, और चैनल पे थोड़ा और सब्सक्राइबर बढ़ाओ, 16-17 हज़ार हो रहे हैं, कम से कम 20 हज़ार तो होने ही चाहिए सब्सक्राइबर। यार आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इतना तो आप मेरे लिए करो कम से कम। ठीक, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।